गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ए3 एकेडमी। मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं ए3 एकेडमी। सभी बच्चों का वेलकम है और आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रही होगी। और उसी प्रिपरेशन में मैंने बात की थी कि हम एक दिन क्लास ऐसा करेंगे जो डू एज डायरेक्टेड या कोई ऐसे पार्ट को उठाएंगे जो कि आपको एक ही साथ बहुत से मतलब क्या है कि चीज़ों को कवर कर सकें। तो आज हम ग्रामर पोर्शन पे बात करेंगे, सीधे टू द पॉइंट यहाँ पे देखते चलेंगे कि ग्रामर में बहुत से बच्चों का क्या है कि देखिए 10 मार्क्स का है, ठीक है। और ये सेक्शन नंबर कौन सा आएगा? सी नंबर, सेक्शन सी। तो ये 10 नंबर का है और बहुत ही इजी है। और इसकी एक खासियत ये है कि यदि आपसे बन रहा है तो फिर पूरा बनेगा, नहीं बन रहा है तो फिर नहीं बनेगा। तो जो अच्छी रैंक अचीवर्स हैं वो 10 में 10 कर लेते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कैसी चीज़ें हैं ध्यान रखेंगे। आपको पहला पार्ट जो मिलेगा देखेंगे, ये फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। सबको पता है, कई बार ये बात हो चुकी है। फिल इन द ब्लैंक्स 5 होंगे। इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ये भी सबको पता है कि पहला तो डिटर्मिनर्स से हैं, ठीक है। इसमें दूसरा एक है कि मॉडल्स से। 5 करने हैं, 5 ही देंगे वो, मतलब यहाँ पे आपको 5 मिलेगा और 5 में पूरे करने हैं। ऑप्शन मतलब ये नहीं है कि एक कोई छोड़ सकते हैं। तो मॉडल्स हैं। देखो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं उसका नंबरिंग कर दे रहा हूँ कि अगर वाक्य लेस्ट से शुरू है, ठीक है, या उनका नियम है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है प्रीफर से, ठीक है। तो इन नियमों को भी आज अपन देखेंगे। मॉडल्स आपने देखा है, डिटर्मिनर्स हो चुका है। डिटर्मिनर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? एक तो आर्टिकल आएगा, ठीक है। आर्टिकल से क्वेश्चन पूछेगा, सभी समझ लें कि आर्टिकल से आना ही है। दूसरा क्या है कि इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स जो हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा जिसमें सम, एनी है ना, मच, मेनी, फ्यू, ऑल, लिटिल, बोथ, ईच, एवरी, इनके यूज से आएगा। तो 2 क्वेश्चन हो गए। इसमें क्या है, देखो होता क्या है कि आप कोई एक फिक्स तो है नहीं कि हर बार मॉडल से ही पूछेगा, हर बार लिस्ट का ही यूज पूछेगा। वो कोई भी चीज़ें उठाएगा तो अधिकांश क्या है डिटर्मिनर से ले लेगा, मॉडल्स से ले लेगा। और इन दोनों के भी क्वेश्चन आए हैं तो इनका भी जिक्र कर लेते हैं। और फिर ये डू एज डायरेक्टेड स्पेशल क्लास है तो यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड को स्पेशली अपन कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लेस्ट और प्रीफर का अगर सेंटेंस में यूज हो तो कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आता है ये लेस्ट का और प्रीफर का। एक सेकेंड, यहाँ पे ऑप्शन में देगा, जैसे सेंटेंस लिखा है वर्क हार्ड, ठीक है, लेस्ट यू, और यहाँ पर खाली स्थान कर देगा और यहाँ पे फेल लिख देगा। यहाँ पे कैन, मे, मस्ट, शुड, ये इसके क्या है, यू है, हाँ ये शुड। अब यहाँ पे क्या सही ऑप्शन भरा जाएगा? तो इसका एक नियम ही है कि लेस्ट अपने साथ हमेशा, लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो। तो इसने कहा वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करिए, लेस्ट यू, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाएगा, फेल हो जाओ। तो यहाँ लेस्ट अपने साथ हमेशा क्या कैरी करेगा, शुड को कैरी करेगा, ध्यान रखना है। अब इसमें कोई नियम का रटने का जरूरत ही नहीं, सीधे 1 लाइनर आंसर है कि लेस्ट हमेशा क्या लेके चलता है अपने साथ, शुड का यूज करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो ये होता है कि ये तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे आप समझ लें, लिस्ट वाले कोई भी सेंटेंस आपको मिलते हैं तो यू विल ऑलवेज यूज शुड विद लेस्ट। आप लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला वाला देखें। जैसे मैंने लिखा था, आपने पहले देखा कि प्रीफर वर्ड लिखा था, ठीक। आपने डिग्री पढ़ा है क्लास में, यहाँ भी डिग्री का हुआ है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। तो आपने देखा है कि जब कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, कंपैरेटिव
डिग्री का, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसके बाद देन आता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा बिगर देन, कोई भी सेंटेंस पूरा कर लेंगे, बिगर देन, स्मॉलर देन, हायर देन, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, देन का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड हैं जो कंपैरिजन में यूज होते हैं, लेकिन उनके साथ हम देन का यूज हम क्या करते हैं, यहाँ पे देन तो ठीक है, लेकिन इनके साथ, जैसे मैं वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे भी पूरी लिस्ट ही इनकी, कि अगर मैं बात करूँ तो जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रीफर, सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है। तो स्पेशली इन्हीं को याद रखें। प्रायर भी है, तो जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रीफर, सुपीरियर, प्रायर, इनके साथ हमेशा हम जो ये देन है ना, आप कहेंगे ये भी कंपैरिजन है, हाँ ये भी कंपैरिजन होता है कि मैं आपसे छोटा हूँ, मैं आपसे बड़ा हूँ, तो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है कंपैरिजन को शो करने के लिए। तो यहाँ पे बिगर के साथ यूज होगा, लेकिन इन वर्ड्स को आपको याद रखना है, इनके साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर है इतना। जैसे मैं कहूँ आई प्रीफर, जैसे वहाँ पे प्रीफर का ही सेंटेंस था, आई प्रीफर टी, मैं चाय पसंद करता हूँ, टू करके यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, चाहे जो भी कर दें, ठीक है, कॉफ़ी। तो आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, यहाँ पे देन कॉफ़ी नहीं होगा। जैसे आपको कहना है मैं आपसे बड़ा हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई एम सीनियर टू यू, सीनियर देन यू नहीं होगा, यहाँ पे टू सही होगा, यहाँ पे टू। अगर देन लिखा मिलता है तो वो गलत है, समझ रहे हैं। एक चीज़ इसी को ध्यान रखना है कि इनके साथ क्या है, कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हायर देन करेंगे, लेकिन इनमें से जो दिया गया है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ वो तुमसे छोटी है, सी जूनियर टू यू, जूनियर टू यू, अब ये सही है टू का प्रयोग यहाँ पे। तो इन वर्ड्स को याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो लेस्ट वाला, लेस्ट के साथ हमेशा हम शुड कैरी करेंगे, और दूसरा है कि हम यहाँ पे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, प्रीफर, सुपीरियर और प्रायर के साथ हमेशा क्या है, टू का यूज़ करेंगे। क्लियर है। चलो ये तो बात रही अभी फिल इन द ब्लैंक्स की बात। आज की क्लास क्या है, अभी तो ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन थी। आज की क्लास क्या है, डू एज डायरेक्टेड स्पेशल है, ठीक है। तो डू एज डायरेक्टेड को हम कैसे करेंगे, सबको पता है कि 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर तो यहाँ फिल से आएगा, 5 नंबर जो है वो डू एज डायरेक्टेड से आएगा। तो डू एज डायरेक्टेड, इसका मतलब क्या है, डू माने करिए, एज माने जैसा, कि डायरेक्ट माने निर्देश किया जाए। तो निर्देश जो होता है वो ब्रैकेट में लिखा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 5 क्वेश्चन करना है, यहाँ पे 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन भी दे देंगे आपको, उसमें से 5 ही करना है, ठीक है। 7 में 5, 2 आप छोड़ देंगे, ठीक है। अगर 6 देगा तो 5 ही करेंगे, 1 छोड़ेंगे। अब यहाँ पहला क्वेश्चन ये टेंस बेस्ड पूछेगा। टेंस बेस्ड में कैसी चीज़ें पूछेगा, ध्यान रखना है। तो कैसे यहाँ पे पूछेगा आपसे, पहला तो आपसे कर सकता है रीअरेंज करा सकता है सेंटेंस का, कोई भी वाक्य देगा आगे पीछे लिखा रहेगा, सेंटेंस रीअरेंज कराएगा। दूसरा आपसे निगेटिव में चेंज करवाएंगे, ठीक है। तीसरा मे का क्वेश्चन करवा सकते हैं, और चौथा है जो डबल इंट्रोगेटिव होता है, डबल इंटेरोगेटिव, ठीक है। उससे हमको सेंटेंस क्या है, मतलब क्या है, फॉर्म करवा सकते हैं। तो रीअरेंज का आप कोई भी सेंटेंस कर लेंगे, हमको टेंस का जो भी फॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। क्या करते हैं, आज एक क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन पेपर से। मेरे सामने है एक क्वेश्चन पेपर,
ठीक है। जैसे अब 1 बाई 1 चलते हैं, रीअरेंज पे पहले। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन यहीं से ले लेते हैं। यहाँ पे एप्पल एंड डे, ये आपको पता भी होगा, बस केवल इसका स्ट्रक्चर देख लेना है कैसे बना है। द कीप्स अवे डॉक्टर, यहाँ पे द कीप्स अवे डॉक्टर, ये इसका क्या है, फॉर्मेशन है। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब इसको सही भी करते हैं तो उसमें भी ये लाइनें खींचते हैं। आपको लाइनें तब नहीं खींचना है, आपको सीधे सीधे क्या है कि आंसर जब करेंगे तो एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या है, एक कहावत भी है, तो इसकी स्टार्टिंग क्या होगी, एन एप्पल, एक सेब, अ डे है तो एक के लिए ए लगेगा, एन एप्पल ए डे, इतना हो गया। ये हो गया ये सब्जेक्ट, इतना बना हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद हमको वर्ब चाहिए, ठीक है। वर्ब है हमारी कीप्स, इसको हालांकि आपको एक साथ ही लिखना है, नहीं तो आप भी इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये तो समझाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कीप्स और फिर द डॉक्टर अवे, ये इसका क्या है, फॉर्मेशन हो गया। ये सब्जेक्ट इतना यहाँ तक हुआ, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ से आपने सीखा है, टेंस से। तो टेंस के अकॉर्डिंग है हम इसको रीअरेंज करेंगे। यदि आपसे टेंस बनता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम सेंटेंस देखें, क्लियर है इतना। अब इसी तरह से 1-2 सेंटेंस और करते हैं जो एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं। इधर देखिए, अब यहाँ पे कैन राइट विथ राजू हैंड आइदर। अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो इसका मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब हमको पहले ही लेना है, तो कैन से ही शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस जो है हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से, हेल्पिंग वर्ब से होता नहीं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे तब हेल्पिंग वर्ब से होगा, कैन लग जाएगा। लेकिन अब हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे है, ये है, तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। तो राजू कैन, फिर मेन वर्ब राइट विद कैसा हाथ, आइदर हैंड। ये हमारा सेंटेंस बन गया, राजू कैन राइड विद आइदर हैंड। राजू दोनों हाथों में से किसी से भी लिख सकता है। मतलब आइदर माने होता है वन ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक। तो राजू जो है दोनों में से किसी भी हाथ से एक से लिख सकता है। तो इस तरह से सेंटेंस क्या होते हैं कि आपको रीअरेंज मिल सकता है। तो अभी देखेंगे कि जो लास्ट 20 में क्वेश्चन पेपर आया है, यदि वहाँ पे ऐसा नहीं आया है, कोई दूसरा क्वेश्चन है, तो इस बार रीअरेंज आ जाएगा। अगर रीअरेंज दिया है तो फिर निगेटिव में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक तो ये बनेगा। अब आते हैं दूसरा वाला है, फर्स्ट आप रीअरेंज कर लेंगे। कोई भी सेंटेंस देंगे, हमको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन को लेके चलना है। वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ही पैटर्न उठाना है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे फॉर्मेशन की बात करें तो निगेटिव बनाना। यहाँ पे समझिएगा कैसे होगा निगेटिव बनाने को। यहाँ पे जो आपसे अगर मैं कहूँ कि जैसे आई गो, इसका निगेटिव बनाना है तो आप सब तुरंत कर देंगे आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। सी हेल्प्स,
अच्छा यहाँ पे मी, इसको निगेटिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट हेल्प मी, क्योंकि ये हेल्प से यस हट जाएगा क्योंकि डू डज के साथ। तो हमने क्या किया कि अगर वैसे मेन वर्ब दी गई हैं तो हम क्या करते हैं, डू नॉट डज नॉट लिख लेते हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि आपको फंसाने के लिए परीक्षक क्या करता है, ऐसे वाक्य दे देगा, ही डज हिज वर्क, ठीक। अब आपके माइंड में होता है जैसे हेल्प्स लिखा है वैसे ही ये भी है ना, तो ठीक है। लेकिन आपके माइंड में आता है कि अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो देखो यहाँ पे डज लिखा है, नॉट अकेले बचा है, तो यहाँ डज लिखा था तो नॉट भर जोड़ ले, नहीं ऐसा नहीं। ये जो मेन वर्ब है देखो ये मुख्य क्रिया है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और मुख्य क्रिया यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कराते हैं कि आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो आप गलती से क्या करें, ही डज नॉट हिज वर्क कर दें, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ही डज नॉट डू हिज वर्क, ये इसका सेंटेंस बनेगा। तो इससे क्या है, या ऐसे सेंटेंस दे देगा, आई डिड इट। अब इसको निगेटिव में बदलना है तो आई डिड, अब पास्ट इंडिफिनिट है, जैसे मैं कहूँ आई वेंट, ठीक है, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, क्लियर। अब इसका निगेटिव बनाए तो आई डिड नॉट, और वेंट का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा तो गो हो जाएगा टू मार्केट, ओके। चलो ये देखो अब इतना हो गया। अब ये भी तो V2 लिखा है, तो डिड नॉट लिखने के बाद इसके फर्स्ट फॉर्म में आ जाओ तो डू हो जाएगा और इट कर देंगे। तो इनसे क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि डू डज और डिड अगर मान लीजिए ये मुख्य क्रिया के रूप में दी गई हैं, इनके वाले वाक्य हैं, तो उसमें क्या है, इनके बाद हम नॉट डू और जोड़ लेंगे, इसको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे डज नॉट डू, नॉट डू, वो डज दिया ही था, नॉट डू और जोड़ना है, उसी तरह मतलब एक ट्रिक के रूप में किया गया है। और जैसे यहाँ पे देखो डिड नॉट डू, नॉट डू और जोड़ना है, अगर डू डज डिड दिया गया है तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर मिलता है, ठीक है। तो इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप इसको देख लें। अगर मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलिए अब कुछ और चीज़ें कर लेते हैं इसमें। इतना क्लियर है, चलिए अभी ये टेंस बेस्ड ही सारी चीज़ें थी। दूसरा आपने देखा निगेटिव में। तीसरा है मे का क्वेश्चन। थर्ड बात करें मे का क्वेश्चन, कभी कभी रीअरेंज और निगेटिव दोनों देता है, कभी कभी एक ही देता है, तो हमको पूरा पढ़े रहना है चाहे वो जो भी दे। तो मे का क्वेश्चन का मतलब है कि जो भी आंसर उन्होंने लिखा है उसका वो क्वेश्चन बनाएं जो कि उसका प्रश्न मतलब उससे वो आंसर निकल सके। जैसे मैं कह दूं माई नेम इज आदित्य, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, मतलब ये इसका क्वेश्चन क्या होगा। अगर कोई ये जवाब दे रहा है तो इसका प्रश्न क्या बन सकता है। प्रश्न क्या बनेगा, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, आपका नाम क्या है, तो उसी का जवाब ये रिप्लाई हो जाएगी। फिर जैसे कहा आई स्टडी इन क्लास 12th, मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इन विच क्लास डू यू स्टडी, ठीक है, किस क्लास में तुम पढ़ते हो या पढ़ती हो। तो अब ये हो जाएगा आई स्टडी इन या आई रीड इन, चाहे जो भी करें, यहाँ पे रीड भी यूज़ कर सकते हैं, तो आई रीड इन क्लास 12th। और 12th को इस तरह से ना लिख करके हमेशा ट्राई टू राइट इन रोमन नंबर, हमेशा रोमन नंबर में लिखने की कोशिश करें, चूँकि ये गलत होता है। तो ये 12th हो गया। तो इस तरह से एक मे का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर डबल इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन पूछता है वो,
कैसे पूछता है, इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए डू एज डायरेक्टेड का जो है उसमें कई पॉइंट निकल के आते हैं, तो आपसे एक भी गलत ना हो ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप देखो और तुरंत बनेगा। अब फोर्थ पार्ट इसका देखिए, टेंस से रिलेटेड क्या है, डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें आपने देखा है डबल इंट्रोगेटिव टेंस सबने पढ़ा है, सबसे बनता है, क्लियर है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें आपने देखा होगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और फिर अब यहाँ पे वर्ब होती है, ठीक है। अब वो तो टेंस के अकॉर्डिंग है वर्ब का कौन सा रूप होगा, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर्स होता है, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक। अब मैं जैसे बात करूँ, कोई भी सेंटेंस है, अगर इसी परीक्षा का लें, यदि कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे, अच्छा इसमें नहीं है, दूसरे में है, एक सेकेंड, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। क्वेश्चन है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। अच्छा, गोल्ड से पहले द लग सकता है, यहाँ पे द लगाने का मतलब ये है कि वो जितना सोना कंफर्म है उसी का, तो इसलिए यहाँ पे कंफर्म करने के लिए द लगाया गया है, ठीक। अब इसको कहा है कि मे का क्वेश्चन करना है, ठीक है, और उसमें वो ब्रैकेट में आपको एक इंस्ट्रक्शन दे देगा वर्ड की किससे बनाना है, तो हाउ मच से बनाना है, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शन भी देख लें, हाँ हाउ मच से है, मेक क्वेश्चन विद हाउ मच। अच्छा, मे का क्वेश्चन अकेले दिया रहेगा तो उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया रहेगा तो आप बना लेंगे फिर, और जब दोबारा देगा कि मे का क्वेश्चन विद द वर्ड, कोई भी वर्ड दिया रहेगा तो समझ लेना है कि आपको डबल इंट्रोगेटिव वाला ही बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे करें, एक चीज़ और समझ लें कि हाउ मच और हाउ मेनी, ये दोनों के साथ इसका ऑब्जेक्ट साथ में ही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या चीज़ है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, गोल्ड के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ मच गोल्ड अब टेंस देखेंगे, कौन सा टेंस है, हिज ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया, V2 लिखा है, ठीक है, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, V2 लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब डिड, ठीक है। तो हाउ मच गोल्ड डिड लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, आपने देखा है कि क्वेश्चन वर्ड, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हाउ मच के साथ क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हाउ मच हमने क्वेश्चन वर्ड उठाया, गोल्ड ऑब्जेक्ट यहाँ ले लिया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाया डिड, क्लियर है, सब्जेक्ट लगाया हिज ब्रदर। अब टेंस में आपने पढ़ा है कि पास्ट इंडेफिनिट के में अगर इंट्रोगेटिव में जाएंगे, केवल अफर्मेटिव में V2 लगता है, सब्जेक्ट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, बाकी सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, सेल, और क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल, ठीक है। जैसे मैंने कहा, क्लियर है इतना। एक सेंटेंस और कर देते हैं कि आई बॉट 5 पेन्स, मैंने 5 पेन खरीदी, ठीक है। अब इसको बनाना है कि इसको मे का क्वेश्चन करो, ये कर देते हैं किससे, हाउ मेनी से, ठीक। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, पेन्स यहीं पे इसको यूज कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी के साथ आएगा। हाउ मेनी पेन्स डिड, इसकी वर्ब को लेंगे यहाँ पे जैसे डिड लिखा है, और आई, और यहाँ पे
बाई शब्द लिख करके क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट हाउ मेनी पेन्स डिड आई बाई या डिड ही बाई, अगर वहाँ पे ही कर देंगे उसने खरीदा तो डिड ही हो जाएगा, यहाँ डिड आई अपने लिए है, मैंने कितनी पेन खरीदी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि डू एज डायरेक्टेड में पहला जो क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन यहीं से आएगा। पहला क्या है रीअरेंज, दूसरा क्या है इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव में का क्वेश्चन करना है या तो निगेटिव। तो दो क्वेश्चन कंफर्म हैं आपके यहाँ से आज की क्लास में। क्लासेस थोड़ा सा आपके पास बहुत सी क्लासेज हैं इसलिए क्लास को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। बाकी डू एज डायरेक्टेड स्पेशल का जो है अगली क्लास में इसके आगे के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। बाकी जिसमें क्लास वगैरह है, वॉइस है, नरेशन है, ठीक है, तो सारी चीज़ें डिग्री है, तो वो सारी चीज़ें एक साथ मिनिमाइज करके आपको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तब तक अपनी तैयारी करते रहें। बोर्ड परीक्षा आपको पता ही है बहुत जल्दी से एक एक दिन बीत रहा है और 15-16 के बाद से प्रैक्टिकल्स भी हैं, तो आप प्रैक्टिकल्स के लिए फाइल्स वगैरह भी अपना सब कंप्लीट किए रहें जो जिस ग्रुप के हैं। और यहाँ से हमेशा लगे ही हैं आपके इकोनॉमिक्स में भी और अकाउंट में भी, और इंग्लिश का लगभग क्लासेज हो गई। तो जो रिवीजन की चीज़ें हैं आप मैसेज कर सकते हैं, जो आपको प्रॉब्लम, बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं कि जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको भी बताते हैं कि करना है सर। तो आपके पास वो वीडियो है, आप देख लीजिए आसानी से। बात वही है, क्यों इसको मतलब रिवाइज भी हो गए हैं तो तीसरी बार क्या आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आपसे बन जाएगा, आप वहीं से देख लें। जो अथेंटिक में नहीं हुआ है आप उन चीज़ों को ज़रूर बताएंगे और फिर उनकी क्लास कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।